नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी YouTube चैनल AV97 क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो NCERT 10th क्लास भारत और विश्व समकालीन भारत इसके बारे में हम जो NCERT का इस 10th क्लास का पहला जो लेसन है चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। जो यूरोप में का उद्देश्य है इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। आज की सेशन को शुरू करते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार, क्या नाम था, फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। 1848 में किस चित्रकार ने एक श्रृंखला बनाई थी? फ्रेडरिक सारियो ने। और इनमें उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। किनसे बना था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। हमारा एक पॉइंट है 1848 में कौन से एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी और इसमें सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला के पहले चित्र क्या है? चित्र 1 में बताया गया कि यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकार स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान किया करते थे। किसका रूप प्रदान किया करते थे? महिला का रूप। और आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं जो उसके एक हाथ में और दूसरे मनुष्य के अधिकारों की घोषणा पत्र प्रतिमा के सामने जमीन पर निरुक्ष संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। सारियो के कल्पना दर्शन यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए थे और जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती थी। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड जो जब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। इसमें जो हमारा जो पॉइंट बन सकते हैं कि 1848 में कौन था? एक फ्रांसीसी कलाकार। कौन था? फ्रेडरिक सारियो। फ्रेडरिक जो सारियो है वो कहाँ का था? एक फ्रांसीसी कलाकार था। कब की बात है? 1848 की। इसने एक सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में क्या था कि एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सारियो ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। उसमें एक सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में क्या था? जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था। कैसा था? जनतांत्रिक और सामाजिक। हमारा एक पॉइंट बन। दूसरा पॉइंट है कि यूरोप में और अमेरिका के लोग दिखाए गए थे। सभी उम्र सामाजिक वर्गों के स्त्री और पुरुष एक लंबी कतार में थे। और इसमें एक पॉइंट हमारा कि जो निरुक्ष है सारे जमीन पर निरुक्ष संस्थानों की ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए थे। और सारियो है कि कल्पना दर्शन यूटोपिया के दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बंटे हुए थे जिनकी पहचान किनसे होती थी? कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती थी। जो संयुक्त राज्य और अमेरिका और स्विट्जरलैंड है जो क्या थे? एक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है। फ्रांस है किस के रूप से पहचाना जा सकता है? क्रांतिकारी तिरंगे से। इसमें बताया कि जो निरंकुशवाद है वो क्या है? क्या होता है? ऐसी सरकार या शासन। क्या जी? ऐसी सरकार या शासन। निरंकुशवाद ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। इतिहास में ऐसे राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है। कि हमारा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि निरंकुशवाद है वो क्या था? ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। सत्ता पे किसी का अंकुश नहीं होता। जो इतिहास में ऐसी राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जाता है कि शासन पे है कोई सत्ता है किसी भी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता। और इतिहास में एक राजशाही है सरकार को निरंकुश सरकार कहा जाता है। अत्यंत केंद्रीकृत सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती थी। क्या थी? सैन्य बल पर क्या वो सरकार होती थी और जिसमें एक राजशाही सरकारों को राजशाही होता था और जिसपे किसी का कोई निरंकुश नहीं होता था। वो क्या थी? निरंकुशवाद। कल्पनादर्श है यूटोपिया एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है
कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता था। उसे क्या कहते थे? यूटोपिया या कल्पना दर्श। प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचा, उसके पीछे जर्मनी के लोग जो काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे थे। क्या है? काला, लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। ये दिलचस्प है कि जिस समय सारियों ने यह छवि निर्मित की, जर्मन लोग है तब तक एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। कि जब ये चित्र बनाया गया था, जो छवि बनाई गई थी, उस टाइम जर्मन लोग सब एक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने हुए थे। जो झंडा वे थामे हुए थे वो कब की बात है? 1848 के उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में गठित करने की चाह थी। जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। कौन कौन से देश थे जर्मन लोगों के बाद? कौन थे? ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही और लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी, रूस के लोग थे। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजर जमाए हुए थे। चित्रकार ने उनको इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में किया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र एक में की थी। 19वीं सदी के दौरान, कब की बात है जी? 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। किस सदी की बात है जी? 19वीं सदी में। और राष्ट्रवाद किससे? एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर आया। कौन? राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभर कर आया जो यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। किसके? यूरोप के। किसने? राजनीतिक और मानसिक जगत में। कब की बात है? 19वीं शताब्दी में एक परिवर्तन ला दिया। परिवर्तन के अतः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय होता। यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्य के स्थान पर किस राज्य के रूप में उदय होता? राष्ट्र राज्य के उदय के रूप में। कब की बात है जी? 19वीं शताब्दी में। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधि और विचार विकसित हो रहे हैं जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी, लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास और या विरासत की भावना थी, कि संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई थी। यह अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आए थे। क्या अनरस्ट रेनन राष्ट्र क्या है? जो अनरस्ट फ्रांसीसी दार्शनिक अनरस्ट रेनन ने 1882 में सोबोन विश्वविद्यालय में दिए गए व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया है कि एक राष्ट्र है किन के प्रयास से त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता। क्या होता? एक राष्ट्र। और शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जनसमूह होने के ये सब जरूरी शर्तें हैं। अतः एक राष्ट्र बड़ी और व्यापक एकता है और इसका जो अस्तित्व है रोज होने वाले जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्र की गारंटी है। और दुनिया में केवल एक कानून उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाता। कि कह रहा है कि अगर केवल कानून ही एक क्या है, दुनिया में केवल एक कानून हो तो क्या होता कि एक मालिक होता और स्वतंत्रता का क्या है, एक लोप हो जाता। ये बात इसमें बताई गई थी। और जनमत संग्रह क्या है? जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों को में से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। कि जनमत संग्रह है एक प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा। जनमत संग्रह क्या है? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव की स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। क्या हो? जनमत संग्रह है।
फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई है। राष्ट्रवाद की जो पहली जो अभिव्यक्ति है वो कब हुई थी? 1789 में। कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी जो क्रांति है वो कब हुई थी? 1789 में। 1789 में कौन सी क्रांति हुई? फ्रांसीसी की। और जैसा को आपको याद होगा 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। इस 1789 में फ्रांस में कौन सा राजा का आधिपत्य था? कौन सी सरकार थी? निरंकुश राज्य। निरंकुश राज्य होता था जिसमें किसी भी सेना के बल है वो शासन होता था। और कब की बात है? 1789 में। 1789 में कौन सी क्रांति होती है? फ्रांसीसी। कौन सी होती है? फ्रांसीसी क्रांति। और कौन सा वंश है? निरंकुश वंश है वो, इसके द्वारा क्या है? शासन होता था। और फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, फ्रांसीसी क्रांति होती है 1789 में। इससे क्या परिवर्तन हुए थे? राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए और उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों एक समूह में हस्तांतरित हो गई। कि क्या बदलाव हुए थे? राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे। क्रांति ने कौन सी? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का गठन होगा। किसके द्वारा होगा? लोगों के द्वारा, और उसकी नीति तय करेंगे। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था। कौन से थे? पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था। कब है जी? फ्रांसीसी क्रांति हुई है 1789 में। और इसमें क्या परिवर्तन हुए थे? राजनीतिक परिवर्तन आए थे। और उन्होंने क्या? एक सामाजिक पहचान की भावना पैदा हो सकती है। और पितृभूमि और नागरिक जैसे शब्द विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया था। और एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। और एक नया फ्रांसीसी झंडा तिरंगा चुना गया। क्या चुना गया था? फ्रांसीसी झंडा, जिससे पहले के राष्ट्र ध्वज की जगह ले ली। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा। कि फ्रांसीसी क्रांति में जो एक झंडा चुना गया था और राष्ट्रीय ध्वज की जगह ले ली थी। और स्टेट जो जनरल है का चुनाव किसके द्वारा होता था? सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा। जो सक्रिय नागरिकों के समूह के द्वारा किसका चुनाव होता था? स्टेट जनरल का चुनाव। और उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया? जो स्टेट जो जनरल है इसका नाम क्या किया है? नेशनल असेंबली कर दिया। नेशनल जो असेंबली है, हमारा पॉइंट है एक कि नेशनल जो असेंबली है इसका नाम पहले क्या था? क्या नाम था असेंबली का? नेशनल जो असेंबली है, असेंबली का पहले नाम क्या था? स्टेट जनरल। और इसका चुनाव है, स्टेट जो जनरल का जो चुनाव है किसके द्वारा किया जाता? सक्रिय नागरिकों के द्वारा। और नई स्तुतियां रची गई, सत्य ली गई कि शहीदों का गुणगान हुआ और सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। किसके नाम पर हुआ था? राष्ट्र के नाम पर हुआ था। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसमें अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए कि सभी भूभाग पर रहने वाले जितने भी रहने वाले थे उनके लिए एक समान कानून बनाया जाए। और आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिया जाए। क्या किया जाए? जो आयात हो रहा है वो जो निर्यात हो रहा है वो क्या है? फ्री किया जाए। क्या? जो टैक्स होता था वो समाप्त कर दिया जाए। भार था नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई थी। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का एक भाग्य है। क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की थी? कि फ्रांसीसी राष्ट्र एक यह भाग्य है और लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएं। कि किनको? फ्रांसीसी क्रांति है जो फ्रांसीसी राष्ट्र का एक यह भाग्य है कि लक्ष्य था कि यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। किसको? यूरोप के लोगों को। दूसरे शब्दों फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद देगा। कि फ्रांस है किनको? यूरोप के अन्य लोगों को किसमें? राष्ट्रों में
गठित होने में मदद देगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। जब फ्रांसीसी क्रांति की बात है, फ्रांसीसी क्रांति है 1789 में होती है। इस क्रांति की बात जब यूरोप के शहरों तक पहुंची और जब छात्रा तक पहुंची तो किन क्लबों की स्थापना, जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे थे और उनकी गतिविधियां और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए एक रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। जब 1789 की जो क्रांति होती है ये फ्रांस से होती है, फ्रांसीसी से होती है। ये बात यूरोप के स्टूडेंटों तक पहुंची, छात्रों तक पहुंची तो किस क्लब की स्थापना होती है, जैकोबिन क्लबों की स्थापना हुई। और ये बात 1790 में किन देशों तक पहुंच गई थी, 1790 में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। और क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रीयवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया वह उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की। किसने सुधार की? नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया था, जो ये क्षेत्र है किसके नियंत्रण में आया था? नेपोलियन के। तो उसने अनेक सुधारों की शुरुआत की। फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था कि फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट किया, मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया नेपोलियन ने, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तरंग संगत और कुशल बन सके। 1804 को नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। 1800 हमारा एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बन सकता है एग्जाम के लिए। 1804 की नागरिक संहिता थी, जिसे आमतौर पर किस संहिता के नाम से जाना जाता है? 1804 की नागरिक संहिता है, जिसे आमतौर पर किससे? नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। 1804 की जो नागरिक संहिता है, जिसे आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। कि जन्म पर आधारित है, विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उसे कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। कि कानून के समक्ष वो बराबरी होगी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया था। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। इस संहिता कौन सी? 1804 की जो नागरिक संहिता है, जो नेपोलियन की संहिता है, फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में लागू किया गया। किन क्षेत्रों में? फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो क्षेत्र थे उनमें कौन सी संहिता? 1804 नेपोलियन संहिता लागू किया गया। इसमें कौन कौन से थे? डच जो गणतंत्र है, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। सामंती व्यवस्था को खत्म किया। किसानों को भूदास्तों और जमींदारी शुल्कों से मुक्त दिलाई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्था को सुधार किया गया। किसानों, कारीगरों, मजदूरों और नए उद्योगपतियों ने नई मिली आज़ादी चखी। उद्योगपति और खासतौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, मानक, बाहर और नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा में एक इलाकों से दूसरे इलाकों पर वस्तु और पूंजी की आगमन में सहूलियत होगी। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड के साथ कई शहर जैसे ब्रेसलेस, मेन, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वाली की तरह स्वागत किया गया। मगर ये शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया। कि जब साफ होने लगा तो एक नई प्रशासनिक व्यवस्था राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जबरन भर्ती से हो रहे नुकसान प्रशासनिक प्रयत्नों से मिले फायदे से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। पहले तो इनमें दोस्ती होती है, फिर क्या है, ये दोस्ती दुश्मन में हो गई थी। यूरोप में जो राष्ट्रवाद का निर्माण है, हम ये नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। परंतु एक जो चित्र है जो हम राइलैंड का डाक किया, यहाँ बताया कि नेपोलियन को 1813 में कौन सी लड़ाई लड़ किया था। ये 1813 में नेपोलियन लाइप्जिग की लड़ाई हारकर फ्रांस लौटता है। डाकिये के रूप में दर्शाया गया है। और ये चित्र है जो यूक्रेन जर्मनी में स्वतंत्र के जो वृक्ष का रोपण है स्वतंत्रता का, इसमें दिखाया गया है कि जर्मन चित्रकार
जो कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज द्वारा बनाए गए इस रंगीन चित्र का विशेष फ्रेंच सेनाओं के द्वारा इस शहर में कब्जा है, जो जेव क्रेन है। नीली सफेद और लाल पोशाकों से पहचाने जाने वाले फ्रांसीसी सैनिकों को दमनकारियों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो आज की सेशन को हम यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं नई नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।